खबर आ रही विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस उज्जैन से रवाना हो चुकी है। उज्जैन पुलिस से यूपी पुलिस ने हैंडओवर लिया था। उज्जैन से यूपी के लिए रवाना हो गई है पुलिस की टीम। विकास को सड़क मार्ग के जरिए लाया जा रहा है। आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसकी गिरफ्तारी हुई। महाकाल मंदिर के गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। महाकाल मंदिर के 3 गार्ड फिलहाल लापता हैं। पुलिस उनकी भी भूमिका की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन इससे पहले विकास दुबे ने पुलिस पूछताछ में बड़े बड़े कबूलनामे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन तमाम मसलों पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं। भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है वहां से विकास दुबे को लेकर? ध्यान रखा जा रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कत है जितेंद्र, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो दूर हो पाए। उससे पहले मैं अनामिका के पास चला जाता हूं। जितेंद्र, अब आवाज मिल पा रही है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, विकास दुबे को यहाँ पर जो यूपी पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच से लेकर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे एमपी में एंटर हुआ और एग्जिट होते समय अगर कहीं उसके जो गाड़ी इस पर हमला हो जाए या करवा दिया जाए, इन सारी चीजों पर पुलिस नजर रखी है और कड़ी सुरक्षा के बीच भारी बंदोबस्त के बीच से यहाँ से निकाला गया है। तो कह सकते हैं कि विकास दुबे यहाँ से रवाना हो चुका है। मगर अब एमपी पुलिस का जो सरदर्द है यही है कि विकास दुबे आखिरकार एमपी में जब आया तो किन लोगों के संपर्क में रहा और जो आनंद तिवारी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। साथ ही एसआईएस सिक्योरिटी के जो संचालक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो गार्ड है वो कहीं ना कहीं छुट्टी पर चला गए हैं और साथ ही 3 गार्ड जिन्होंने विकास दुबे को पकड़ा था वो सुबह से लापता बताए जा रहे हैं। तो पुलिस अब तस्दीक कर रही है कि विकास दुबे को शरण या उसको पनाह किन लोगों ने दी है। साथ ही अब यूपी पुलिस वहां ले आकर क्या पूछताछ करती है उसमें कई खुलासे हो सकते हैं। मगर एमपी पुलिस कहीं ना कहीं अब इन तथ्यों पर लग चुकी कि विकास दुबे यहाँ कितने समय रहा, किनके संपर्क में आया और किन लोगों ने उसे फंडिंग की, क्या मदद की, किन लोगों ने खाना पहुंचाया। रास्ते में एमपी के जितने जिलों में विकास ने क्रॉस किए और जितने नाकों को उसने पार किया, उन हर इन तमाम बातों की पड़ताल अभी बाकी है जो कि एमपी पुलिस इस वक्त कर रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन विकास दुबे ने आज जो बड़े बड़े कबूलनामे किए हैं वो एक बार हम दर्शकों को समझा देते हैं। विकास दुबे ने पुलिस पूछताछ में बताया देवेंद्र मिश्रा की हत्या को लेकर उसने जो कबूलनामा किया उसके मुताबिक देवेंद्र मिश्रा से मेरी नहीं बनती थी, ये कहा है विकास ने। कई बार वो मुझसे देख लेने की धमकी भी दे चुके थे। विनय तिवारी ने बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था, यह भी उसने कबूल किया है जब पुलिस ने उससे पूछताछ की। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि मेरे सहयोगियों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या की, मैंने नहीं की। सीओ का गला नहीं काटा था बल्कि गोली पास से सिर में मारी गई थी। सीओ कहता था तुम्हारा एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। ये सारी बातें उसने देवेंद्र मिश्रा को लेकर कही हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा ये भी कहते थे कि तुम्हारा एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा, ये कहा है विकास दुबे ने। और साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि लगातार देवेंद्र मिश्रा से मेरी ठनी हुई थी, इस वजह से मैंने बदला लिया और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि पुलिस टीम मेरा एनकाउंटर कर सकती है, इस मकसद के साथ दबिश देने पहुंची थी, तब मैंने एनकाउंटर के डर से पुलिस टीम पर फायरिंग की और 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। अनामिका, ये सिलसिलेवार तरीके से जो भी उसने कबूलनामे किए हैं जो हमने दर्शकों के सामने रख दिए हैं, फिर भी क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ पा रहा है? जो बड़ी बातें हैं उससे क्या अवलोकन कर पा रही हैं? और देखिए, जो विकास दुबे ने कबूलनामा किया है अपना, जो उसने उस रात के बारे में पूरा बताया है कि कैसे उसको पहला फोन गया और किस तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, तो उसने सबसे बड़ी बात तो महत्वपूर्ण ये बताई है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई थी वो रात के 2 से 3 के बीच की नहीं आई थी। उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई थी वो सुबह भोर की आई थी कि 5 बजे के बाद उस पर हमला हो सकता है, सुबह 4 से 5 के बीच में। लेकिन हुआ ये कि उसने सभी का खाना बनवाया, सभी ने खाना भी नहीं खाया था कि उसके पहले ये पता चल गया कि पुलिस निकल चुकी है थाने से। तो ये यहाँ पे उसने कबूलनामा किया कि हम मेंटली तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे पहले से ये बात पता थी कि कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए मैंने कुछ साथियों को फोन करके ये कहा था कि मुझ पर खतरा है।
जो भी आ रहा है वो हथियार के साथ आए, लेकिन मेरे कुछ साथी ऐसे थे जो पहले से ही हथियार लेके ही चलते थे, अमूमन आम तौर पर भी। मैंने उस दिन कुछ साथियों को खास तौर पर बुलाया था। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं पहले फायरिंग करूं, लेकिन जब मैंने सुना कि पुलिस निकल चुकी है और मेरे पर खतरा बढ़ सकता है, तो मैंने ये सोचा कि सबको खत्म कर देने में ही भलाई है। हालांकि इस बात की बहुत गिल्ट भी दिखाई विकास दुबे ने। उसका ये कहना है कि जब ये पूरा का पूरा घटना हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है और ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी वजह से जब हमने ये सोचा कि हम लाशों को ठिकाना लगाएंगे या जो डेड बॉडीज हैं उसको कुएं के पास ला करके उसको जला देंगे ताकि सबूत ना मिले, उसके बाद भागेंगे, लेकिन हमें ये करने का मौका नहीं मिला। इसके पहले ही पुलिस के सायरन बजने लगे और हम वहां से फरार हो गए। ठीक है। मेरे साथियों ने ये बोला कि एक साथ निकलने में यहां से नुकसान है, इसलिए हम टुकड़ियों में भागेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा अमित कि एक उसके साथी का एनकाउंटर हमीरपुर में होता है तो दूसरा किसी और जगह पर। तो जो साथी थे उसके उस सबने अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांटा और वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस की जो शव थे वहां पे, जो डेड बॉडीज थी, उसको जलाने का उनको मौका नहीं मिला। उसमें वो कामयाब ये भी कबूल किया है, कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन देवेंद्र मिश्रा को लेकर जो भी बातें कही गई हैं विकास दुबे की तरफ से अमित गंजू, उससे एक बात तो साफ है कि देवेंद्र मिश्रा से उसकी ठनी हुई थी। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर पूरे थाने पर उसका होल्ड था, उस इलाके के जितने भी थाने हैं उन तमाम पुलिसकर्मियों के साथ उसकी साठगांठ थी, तो फिर देवेंद्र मिश्रा के साथ उसकी बात क्यों नहीं बन पाई? थोड़ा उनकी कार्यशैली के बारे में समझाइए देवेंद्र मिश्रा की। देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तारीख को ये एपिसोड हुआ उसी दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ था या उसी दिन का विवाद नहीं था, क्योंकि क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा, दिवंगत क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा बिल्हौर से पहले सीओ स्वरूपनगर थे और उसके बाद उनको वहां भेजा गया था। इस बात को सिर्फ 7 महीने का समय हुआ था। और जिस विनय तिवारी की बात है वो दिसंबर माह में उसने ज्वाइन किया था चौबेपुर। विनय तिवारी की पहली पोस्टिंग थी इस कानपुर जनपद में एज ए एसओ, क्योंकि इस फ्रेश बैच का सब इंस्पेक्टर था उसको, और कहीं ना कहीं वो विकास दुबे के प्रभाव में था। और जब उसके वहाँ जो कार खास थे या जो कांस्टेबल्स जो काफ़ी समय से वहाँ जमे थे, उनके द्वारा, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनके द्वारा उनकी मीटिंग कराई गई थी आने के 7 दिन बाद। ये 25 दिसंबर के आसपास एक मीटिंग हुई थी। उस दिन क्रिसमस की बात थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और क्योंकि विकास दुबे नॉनवेज नहीं खाता है, जो उसके बारे में लोग बताते हैं कि नॉनवेज नहीं खाता, कहीं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन जो बताया उसके बाद उसको उनकी वहाँ फर्स्ट मीटिंग में पार्टी कराई गई थी और चौका बाटी और तमाम चीज़ की दावत कराई गई। फिर एक एक करके जो सब इंस्पेक्टर है वो उनके इन्फ्लुएंस में, जो तत्कालीन एसओ थे उनके इन्फ्लुएंस में आए। के शर्मा ने पूरा साथ दिया और एक एक करके सारी थाने की बातें, पुलिस की सारी प्रोसीडिंग, और देवेंद्र मिश्रा इस इम्पैक्ट में नहीं आ पाया क्योंकि उस सर्कल के अंतर्गत बिल्हौर, शिवराजपुर और चौबेपुर 3 थाने आते थे। चौबेपुर का सीधे इंट्रैक्शन उस क्षेत्र में था, जबकि अगर थाने से वहाँ की दूरी देखी जाए तो 15 किलोमीटर की दूरी की थी। लेकिन आए दिन कांस्टेबल्स वहाँ बैठकी करते थे, क्षेत्र का अधिकारी उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आए और लिखा पढ़ी चालू कर दी। यहाँ तक कि एसओ की भूमिका के लिए उन्होंने तत्कालीन एसएसपी को चिट्ठी भी लिखी और फ़ोन करके भी कहा कि इनकी भूमिका संदिग्ध है और विकास दुबे का जिक्र भी किया। हालांकि वो चिट्ठी की पुष्टि हुई नहीं हुई, चिट्ठी मिली नहीं मिली। देवेंद्र मिश्रा ने कई बार एसओ से कहा कि ये अपराधी मुझे पसंद नहीं आता, मैं इसको बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मुझे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। विनय तिवारी को पसंद था, वो अपराधी विनय तिवारी को पसंद था, इस वजह से विनय तिवारी लगातार उसका सपोर्ट करता रहा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। विकास दुबे की मां ने जो बड़ी बातें कही हैं वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उसकी मां ने कहा कि उनके बेटे को महाकाल ने बचा लिया। पकड़े गए वहां मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है। कानपुर कांड के गुनहगार गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग का सफाया शुरू हो चुका है। आज सुबह उसके 2 और साथी मुठभेड़ में मारे गए। कानपुर में एसटीएफ ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे प्रभात मिश्रा को मार दिया, तो इटावा में 50,000 के नामी प्रवीण दुबे भी ढेर हो गया। विकास दुबे के 2 और साथी थे। कानपुर में प्रभात मिश्रा मारा गया। इटावा में प्रवीण दुबे का एनकाउंटर। कानपुर कांड के बाद भले ही गैंगस्टर विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए मारा फिर रहा हो,
लेकिन उसके साथियों पर पुलिस मौत बनकर टूटी है। विकास दुबे के करीबी प्रभात मिश्रा और प्रवीण दुबे उर्फ बउआ को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की टीम प्रभात को लेकर फरीदाबाद से आ रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई। इस दौरान प्रभात ने पुलिस की राइफल छीनकर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसके बाद एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पर जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। इसके अलावा इटावा में विकास दुबे का करीबी प्रवीण दुबे भी ढेर हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसने देर रात महेवा के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने के काचुरा रोड पर घेर लिया। पुलिस और बउआ के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें वो मारा गया। हालांकि उसके तीनों साथी भागने में कामयाब रहे। बउआ पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। वो भी कानपुर शूटआउट का एक आरोपी था। आज सुबह 4:30 बजे इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। इससे पहले पुलिस ने विकास दुबे के शूटर अमर दुबे को हमीरपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वो भी 2 जुलाई की रात पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विकास के गुर्गे प्रभात मिश्रा की मां का कबूलनामा सामने आया है। बेटे को भगाने में मदद की थी, ये कहा है प्रभात की मां ने। विकास की पत्नी की बेहद करीबी है प्रभात की मां। प्रभात की मां की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है। पनकी में मुठभेड़ में मारा गया था प्रभात मिश्रा। फरीदाबाद से प्रभात मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रही थी। उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान मुठभेड़ में वो मारा गया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनामिका, जिस तरीके से एक एक कर सभी शहर में रहते कानपुर ले जाके मार डालो, थाने के भीतर ले जाके मार डालो। संध्या को मार बबलिया बताओ, दादी का सवाल अनामिका, पुलिस एक एक करके सभी लोगों का सफाया कर रही है जो भी विकास दुबे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, उसके गुर्गे थे या फिर उसके करीबी थे। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आगे जिन जिन लोगों ने विकास की मदद की उनको लेकर पुलिस की क्या कुछ कार्य योजना है, क्या आगे प्लानिंग चल रही है? और देखिए अमित, भले ही विकास दुबे ने पुलिस को बहुत छकाया हो इन 6 दिनों में, लेकिन जो उसके साथी रहे हैं, 5 साथियों को ढेर कर चुकी है पुलिस अब तक। और ये बड़ी बात जब सामने आई थी, जैसे ही 2 जुलाई की घटना हुई उसके बाद से बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी सामने आए और ये भी माना गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके टच में रहे हैं, संपर्क में रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं। इसको लेकर के सियासत तो चल ही रही है अलग तरीके से, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर बीच में बैठक में निर्देश दिए थे कि जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की है या जो उसके कॉन्टैक्ट है जिसके बिहाफ पर वो अब तक बचता चला आया है, 1992 से उसके क्राइम का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब तक अगर वो सलाखों के पीछे ना होकर के आजाद घूम रहा था तो उसका मतलब ये था कि वो अपने रसूख के दम पर बाहर घूम रहा था। उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई प्रोफाइल थे, तो वो लोग जो उसकी मदद करते रहे हैं वो भी सरकार की रडार पर हैं और ये जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात उसकी कॉल डिटेल CDR रिपोर्ट, जिसको लेकर के लगातार विवाद भी चल रहा है कि उस CDR के जरिए सामने आ पाएगा कि उन दिनों में 2 जुलाई से के पहले 10 दिनों में या उसके पहले भी उसकी किस किस से बातचीत हुई है, किसके किसके संपर्क में रहा है, चाहे वो झड़प की बात हो, चाहे वो नाराजगी की बात हो, चाहे धमकी देने की बात हो या पुराने केसेस को लेकर बात हो, तो वो किसके किसके संपर्क में रहा है और किन किन बड़े लोगों ने उसकी मदद की है। क्योंकि अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो हाथ झाड़ रहा है, अपने कह रहा है कि वो मेरे दल के नहीं थे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो काले चिट्ठे का खुलना जरूरी है कि 2 जुलाई की रात से पहले के कितने लोग थे जो उसके संपर्क में थे, जो उसका संरक्षण कर रहे थे, और 2 जुलाई के बाद किन किन लोगों ने उसकी मदद की उज्जैन तक पहुंचने में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी ऑफिसर रूबी यादव और एक गार्ड ये बता रहे हैं कि कैसे हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी। हमारे साथ इस वक्त हैं सुरेश, जो फूल बेच रहे थे, जिन्होंने पहली मर्तबा उसे पहचाना विकास दुबे को, और साथ ही रूबी यादव जो पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी है सुरक्षा के महाकाल की, जिन्होंने पहली बार देखा। हम रूबी से पूछते हैं, आप सबसे पहले सुरेश आपने देखा था? जी हाँ, मैंने देखा था। अपनी दुकान पे आके उन्होंने बोला कि दर्शन किधर से होंगे, तो मैंने संघ के द्वार पे चले जाइए, दर्शन उधर से होंगे। तो वो चले गए उधर से। फिर मैंने व्हाट्सएप पे फोटो निकाला उनका, फोटो निकाल के फिर मैंने मिश्रा जी को पहुँचाया, लोकायुक्त पुलिस वाले हैं उनको। फिर उसके बाद में अपना मंदिर कर्मचारी राहुल है, सिक्योरिटी गार्ड, उनको पहुंचाया। लेकिन दाढ़ी तो कटी हुई थी, आपने फोटो तो दाढ़ी वाला देखा हो? दाढ़ी वाला फोटो है मेरे पास, वो देखा था मैंने। अच्छा, तो आप पहचान गए? और आपने सूचना दे दी? सूचना दे दी मैंने। तो रूबी, आप उस वक्त वहाँ थी जब ये सूचना दी? उस वक्त आपके पास सूचना पहुंची? नहीं, मैं उस वक्त जब इन्होंने मैं रूबी यादव हूँ, होमगार्ड प्लाटून कमांडर और यहाँ महाकाल सुरक्षा अधिकारी हूँ। जब इन्होंने मेरे गार्ड को सूचना दी तो मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोन किया सुबह 7:15 साढ़े 7 के आसपास कि मैडम ऐसा फूल वाले ने हमको खबर की है, तो ऐसा कोई संदिग्ध यहाँ पर घूम रहा है। और विकास दुबे की गिरफ्तारी और समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ उसके कथित संबंधों पर अखिलेश यादव ने सफाई दी है और बीजेपी को निशाने पर भी लिया। आपके कुछ सवाल हैं और ये भी कहा गया कि जो विकास है उसके संबंध पार्टी से भी रहे, ये सच है? समाजवादी पार्टी का सवाल सरकार से ये है कि जो सरकार झूठ फैला रही है, समाजवादी पार्टी चाहती है और मैं चाहता हूं कि कम से कम उसका सीडीआर 5 साल का जारी कर दें। पूरा खुलासा हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी और किस नेता से उसके संबंध थे। उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी की समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है ये साजिश करने वाली पार्टी है और उनके पास बहुत सारी विकेट ट्रिक्स हैं, किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे बदनाम करना है। जब सरकार खुद फंस गई, कम से कम सरकार ये बताए कि वहां पर जो घटना हुई है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से ये घटना हो गई इतनी? और विकास दुबे की गिरफ्तारी पर शहीद के घर वालों का क्या कुछ कहना है, वो भी देखिए। कई बार, बहुत बार होता है कि अपराधी सुनियोजित तरीके से सरेंडर करवाए जाते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। तो मैंने कहा था आपसे कि ये कहानी अभी शुरुआत है, ये वो उसके पकड़े जाने के बाद अब कहानी की शुरुआत हो। अब आपको पता करना कि आपका रोग कितना सड़ चुका है, आपका अंग, और कहाँ तक फैल चुका है, कौन कौन इसमें लिप्त हैं, चाहे वो धनपति हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अधिकारी हों। इसके माध्यम से अब उनको खोज खोज के रोग की जड़ तक पहुँचिए और उसको अच्छी तरह से काटिए। बड़ी से बड़ी मौत दी जाए, इसका एक हाथ एक पैर काट के जब उसको पूछा जाए तूने ये पुलिस पर हमला क्यों किया, किसका क्या कारण था इसका, फिर इसके बाद इसको जलाकर मौत दी। सर, इसमें सीबीआई जांच हो और वो उसमें अकेला थोड़ी होगा। जब यहाँ से मतलब यहाँ भागा है तो वहाँ तक कैसे पहुँच गया? लोग मिले हुए होंगे तभी तो पहुँच गया। यहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया? वो पकड़ा नहीं गया, उसने मतलब स्वयं ही सरेंडर किया है। तो कोई क्या यूपी पुलिस फेल हो गई आपको लगता है तो पकड़ने में? और क्या सर, नहीं पकड़ पाई यूपी पुलिस की नाकामी है। क्या है ये पुलिस में, क्या है मिली भगत होगी? यहाँ से निकल गया, यूपी से निकल के एमपी में घुस गया, क्या है ये? कहाँ गई थी पुलिस? और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।